आज की हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा को देखने का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल ही अलग नजरिया। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प लेख है हमारे पास। शिवा नारायण का लेख मेकिंग ऑफ तक्षशिला वीर्स रियल प्लेयर्स ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल क्यों कहता है कि सीखना एक एक्टिव खेल है। कोई ऐसा शो नहीं जिसे बस बैठकर देखा जाए। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त तुलना से होती है। क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। सवाल यह है कि क्या कोई सिर्फ स्टैंड में बैठकर मैच देखकर क्रिकेट सीख सकता है? जाहिर है नहीं। और यही सवाल ये लेख हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछता है। तो चलिए इसी क्रिकेट वाली तुलना को ही थोड़ा खोलते हैं। हाँ। पारंपरिक क्लासरूम में होता क्या है? छात्र तो बस स्टेडियम में बैठी ऑडियंस की तरह हैं। बिल्कुल। और वो शिक्षक को देख रहे हैं जो एक स्टार खिलाड़ी की तरह परफॉर्म कर रहा है। वो सुनते हैं, देखते हैं, शायद नोट्स भी बनाते हैं, पर कभी खुद मैदान पर नहीं उतरते। और ये सिर्फ एक अच्छी उपमा नहीं है, ये एक बहुत गहरी समस्या की ओर इशारा करती है। लेख साफ कहता है कि आप चाहे कितनी भी बार सचिन तेंदुलकर के कवर ड्राइव का वीडियो देख लें, आप वो शॉट खेलना नहीं सीख सकते। कौशल तो पिच पर उतरने, अभ्यास करने और हाँ, गलतियां करने से ही आता है। तो जो निष्क्रिय सीखना है उसमें यही दिक्कत है। हाँ, वो ज्ञान अक्सर बहुत सतही और अस्थायी होता है। जैसे ही टीचर यानी स्टार खिलाड़ी मैदान से हटता है, खेल खत्म। और यहीं पर यह तक्षशिला मॉडल आता है और इस पूरी व्यवस्था को बिल्कुल पलट देता है। हाँ, वो कहता है कि छात्रों को स्टेडियम से निकालकर पिच पर ले आओ। इस मॉडल में जो सीखने वाला है वो मैदान पर खिलाड़ी है और क्लासरूम पिच बन जाता है। हाँ, और यहीं से तक्षशिला वीर शब्द आता है। वो ज्ञान के दर्शक नहीं है, वो असली खिलाड़ी हैं। ये भूमिकाओं का एक बहुत बड़ा बदलाव है। दर्शक होने का मतलब है जानकारी लेना, और खिलाड़ी होने का मतलब है कौशल विकसित करना। इस मॉडल का तर्क यही है कि असली शिक्षा कौशल विकास के बारे में है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं। सही बात है। जानकारी तो आज हर जगह है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का हुनर, वो तो पिच पर ही सीखा जाएगा। ठीक है, तो अगर छात्र मैदान पर स्टार खिलाड़ी है तो मैं सोच रहा हूं शिक्षक कहाँ है? अच्छा सवाल है। क्या वो सिर्फ बेंच पर बैठे हैं? क्योंकि पारंपरिक मॉडल में तो सारा ध्यान उन्हीं पर होता है। नहीं, वे बेंच पर नहीं है, लेकिन वो मैदान पर खेल भी नहीं रहे हैं। इस मॉडल में शिक्षक की भूमिका एक कोच की है। एक कोच? हाँ। अब सोचिए, एक अच्छा क्रिकेट कोच क्या करता है? वो टीम के लिए सेंचुरी नहीं बनाता। नहीं। वो अभ्यास की रणनीति बनाता है, तकनीक में सुधार करता है, खिलाड़ियों को गलतियां करते हुए देखता है और उन्हें सुधारने में मदद करता है, और सबसे जरूरी, उन्हें प्रेरित करता है। मतलब शिक्षक का काम ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के अभ्यास के लिए सही माहौल बनाना है। बिल्कुल। वे सही ट्रेनिंग ड्रिल्स चुनते हैं और व्यक्तिगत फीडबैक देते हैं। तो सारा फोकस टीचर की परफॉर्मेंस से हटकर स्टूडेंट की प्रैक्टिस पर आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सभी शिक्षक अच्छे कोच बनने के लिए प्रशिक्षित होते हैं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक महान लेक्चरर होना एक महान कोच होने से बहुत अलग स्किल है। एक लेक्चरर को अपना विषय जानना होता है, लेकिन एक कोच को अपने खिलाड़ी को जानना होता है। हाँ, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसे क्या चीज मोटिवेट करती है। मतलब इस मॉडल को लागू करने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होगी। ये सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं है, ये तो मानसिकता बदलने की बात है। सही। और खिलाड़ी यानी तक्षशिला वीर, उन्हें ये लेख कहता है अच्छी तरह से प्रशिक्षित, आत्मनिर्देशित और संज्ञानात्मक रूप से सशक्त विद्वान। ये आत्मनिर्देशित शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि एक खिलाड़ी को मैदान पर खुद निर्णय लेने होते हैं। कोच हर पल ये नहीं बता सकता कि अगली गेंद पर क्या करना है। अच्छा। इसी तरह एक तक्षशिला वीर को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, बजाय इसके कि वो हमेशा निर्देशों का इंतजार करे। ठीक है, तो छात्र खिलाड़ी हैं और शिक्षक कोच, ये विचार तो समझ में आता है। लेकिन मेरा असली सवाल यह है कि ज्ञान का ये खेला कैसे जाता है? नियम क्या है? हाँ, नियम क्या है? सौभाग्य से ये लेख इसके लिए एक पूरी रूल बुक देता है, जिसे बुक लर्नोग्राफी कहा जाता है। और यहीं पर ये मॉडल सिर्फ एक फिलॉसफी से ज्यादा एक प्रैक्टिकल ढांचा बन जाता है। बुक लर्नोग्राफी एक स्ट्रक्चर्ड न्यूरोसाइंस बेस्ड तरीका है, जिसके साथ एकदम साफ चरण है। तो ये सिर्फ मेहनत से पढ़ो कहने से कहीं आ गया है, ये बताता है कि कैसे पढ़ना है। बिल्कुल। चलिए इन चरणों पर एक नजर डालते हैं। पहला है साइक्लोजिड रिहर्सल TCR। थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल।
सुनने में बहुत जटिल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो किसी रॉकेट साइंस के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। इसे एक संगीतकार की तरह सोचें जो परफॉर्मेंस से पहले अपनी उंगलियों का व्यायाम करता है, अच्छा। या एक धावक जो दौड़ से पहले वार्म अप करता है। TCR आपके दिमाग को पढ़ने और सीखने के लिए तैयार करने का एक न्यूरोलॉजिकल वार्म अप है। ये लेख कहता है कि हमारा मस्तिष्क सीखने की प्रक्रिया के लिए फिजिकली तैयार होना चाहता है। वाह, तो ये सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि एक शारीरिक तैयारी भी है। हाँ, ठीक है, तो वार्म अप के बाद दूसरा और तीसरा स्टेप है बुक रीडिंग और बुक राइटिंग। मतलब सक्रिय रूप से पढ़ना और फिर कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में लिखना। ये तो जाना पहचाना लगता है। हाँ, लेकिन चौथा चरण ब्रेन पेज राइटिंग, यहाँ चीजें वाकई बदल जाती हैं। ये सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है। तो एक ब्रेन पेज नोटबुक में लिखे नोट्स से अलग कैसे हैं? बहुत अलग है। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ तथ्य नहीं लिख रहे, बल्कि आइडियाज के बीच संबंध बनाने के लिए तीर, चित्र और सवाल बना रहे हैं। अच्छा। ये किताब की एक कॉपी नहीं है, बल्कि आपके अपने दिमाग में उस ज्ञान का एक यूनिक ब्लूप्रिंट है। तो ये ज्ञान को निष्क्रिय रूप से लेने के बजाय सक्रिय रूप से उसका निर्माण करना है। बिल्कुल। मतलब किताब की सामग्री को अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल बनाना। और इसके बाद के चरण ब्रेन पेज टेस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हेल्पिंग हैंड, वो सब इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और सातवां चरण हेल्पिंग हैंड यानी साथियों को पढ़ाना शायद सबसे शक्तिशाली है। ये तो है। पारंपरिक शिक्षा में इसे अक्सर नकल के रूप में देखा जाता है ना? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ इसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा माना जा रहा है। जब आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप उसे असल में कितना समझते हैं। ये तो अपनी समझ को परखने का अल्टीमेट टेस्ट है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। लेख में मोटर प्रवाह या मोटर फ्लुएंसी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। जी। ये फिर से किसी एथलीट के बारे में बात करने जैसा लगता है, किसी छात्र के बारे में नहीं। इफ राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञान को याद करना एक मसल मेमोरी की तरह हो सकता है? हाँ, मतलब ज्ञान इतनी अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि उसे लागू करना उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितना साइकिल चलाना या टाइप करना। आप हर पेडल के बारे में नहीं सोचते, आप बस चलाते हैं। सही। मोटर प्रवाह का मतलब है कि आप तथ्यों को केवल याद नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सहजता से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रटने और गहरी समझ के बीच का अंतर है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क को जानकारी से भरना नहीं, बल्कि उसका निर्माण करना है। ठीक है, तो एक छात्र इन 7 चरणों से गुजरता है, अपने ब्रेन पेज बनाता है, मोटर प्रवाह हासिल करता है। तो वो बनता क्या है? ये कहता है कि ये प्रक्रिया ज्ञान ट्रांसफॉर्मर बनाती है और ये उन्हें 5 अलग-अलग प्रकारों में क्लासिफाई भी करता है। हाँ, और ये इस मॉडल की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये सिर्फ बेहतर छात्र बनाने के बारे में नहीं है, इस समाज के लिए अलग-अलग तरह की योगदानकर्ता बनाने के बारे में है। अच्छा, कौन से हैं ये 5 प्रकार? ये है ज्ञानवीर, शिक्षा विज्ञान में प्रोफेशनल; अग्निवीर, रक्षा पुलिस में रक्षक; अर्थवीर, अर्थव्यवस्था वाणिज्य के निर्माता; राजवीर, शासन प्रशासन में नेता; और सृजनवीर, अनुसंधान और नवाचार में निर्माता। जो बात यहाँ मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये मॉडल एक ही सीखने की प्रक्रिया से एक वैज्ञानिक मतलब ज्ञानवीर और एक प्रशासक यानी राजवीर दोनों को बनाने का दावा करता है। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि विषय की विशेषज्ञता से ज्यादा जरूरी सीखने की क्षमता है? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ये तो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो बहुत जल्दी स्पेशलाइजेशन पर जोर देती है। एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छा उद्यमी, इन सभी को एक ही बेसिक स्किल की जरूरत होती है, और वो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने और उसे नई परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता। सब्जेक्ट मैटर बदल सकता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया वही रहती है। तो ये एक यूनिवर्सल स्किल है और शायद 21वीं सदी की सबसे जरूरी स्किल। ये सब एक बहुत ही गहन और कठोर प्रक्रिया लगती है। तो क्लासरूम का माहौल कैसा होगा? क्या ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला और प्रतिस्पर्धी नहीं हो जाएगा जैसे पेशेवर खेल होते हैं? लेकिन लेख हैप्पीनेस क्लासरूम शब्द को उपयोग करता है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता। ये संदेश स्वाभाविक है। हैप्पीनेस क्लासरूम का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हकीकत में मुमकिन है? हाँ, वही। मेरा मानना है कि यहाँ खुशी का मतलब मनोरंजन या मजा नहीं है। ये महारत हासिल करने से मिलने वाली जो गहरी संतुष्टि होती है, वो है। अच्छा। जब सीखना परीक्षा के डर, रटने के दबाव और दूसरों से तुलना करने के भय से हटकर सक्रिय अभ्यास
और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस होता है तो वो स्वाभाविक रूप से आनंददायक हो जाता है। लेकिन खेलों में तो प्रतिस्पर्धा होती ही है, हर कोई बेस्ट खिलाड़ी बनना चाहता है। क्या ये तनाव पैदा नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन ये एक अलग तरह का तनाव है। ये अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक पॉजिटिव तनाव है, ना कि फेल होने का नेगेटिव डर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तरह। हाँ, जहाँ गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बन जाती हैं, न कि शर्मिंदगी का कारण। सही। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो वो खुशी देता है। तो ये डर आधारित सीखने से आनंद आधारित सीखने की ओर एक शिफ्ट है। बिल्कुल। जब छात्र अपने सीखने के मालिक होते हैं तो ये ओनरशिप, आत्मविश्वास और खुशी लाती है। ये मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, जब मैं बस परीक्षा के लिए रट्टा मार रहा था। मैं अपनी ही किताब का दर्शक था, बस उम्मीद कर रहा था कि कुछ जानकारी दिमाग में रह जाएगी। हाँ, ये मॉडल उस अनुभव का ठीक उल्टा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक क्रिकेट स्टेडियम से लेकर हैप्पीनेस क्लासरूम तक की यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे सीखने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं और शिक्षक, कोच। मुख्य संदेश ये लगता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दूर से देखा जाए, बल्कि ये एक ऐसा खेल है जिसे खेला जाता है। और इस लेख का जो एक्शन के लिए आह्वान है वो बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये शिक्षार्थियों से कहता है कि वे दर्शक दीर्घा से बाहर निकलें और मैदान पर उतरें। ये शिक्षकों से कहता है कि वे सिर्फ लेक्चरर नहीं बल्कि कोच बने। और ये संस्थानों से कहता है कि वे अपने बोलने वाले क्लासरूम को ब्रेन पेज क्लासरूम में बदलें, जहां सीखना एक सक्रिय, एक विजुअल और मापने योग्य प्रक्रिया बन जाती है। हाँ, ये शिक्षा के पारंपरिक मॉडल के लिए एक मौलिक चुनौती है। ये सिर्फ एक छोटे मोटे सुधार का सुझाव नहीं है, ये एक पूरी तरह से नए पैराडाइम का प्रस्ताव है। ये कह रहा है कि हमने दशकों से शिक्षा को गलत तरीके से देखा, एक परफॉर्मेंस के रूप में। अब इसे एक खेल के रूप में देखने का समय है। और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये शिक्षकों, नीति निर्माताओं और हम सब के लिए एक आह्वान है कि हम सीखने की प्रक्रिया के बारे में अपनी सोच को बदलें। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, हमने थैलामिक साइक्लोजाइड रिहर्सल TCR की बात की, जो सीखने के लिए एक न्यूरोमोटर तैयारी है। हालांकि लेख इसकी तकनीकी गहराइयों में नहीं जाता, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे मस्तिष्क का भौतिक यानी मोटर पहलू सीखने जैसे विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक माने जाने वाले कामों को कितना प्रभावित करता है? ये इस पूरी चर्चा का सार हो सकता है। शायद क्या लिखने, चित्र बनाने और फिजिकली जानकारी के साथ जुड़ने की जो क्रिया है वो सिर्फ याद रखने में मदद करने वाला एक टूल है, या ये सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी, एक बायोलॉजिकल हिस्सा है? और अगर ये सच है, तो क्या हमारी आधुनिक शिक्षा, जो कीबोर्ड और स्क्रीन की ओर तेजी से बढ़ रही है, अनजाने में सीखने के एक बहुत ही मौलिक हिस्से को नजरअंदाज कर रही है? क्या हम हाथ और दिमाग के जरूरी संबंध को खो रहे हैं, जिसने हजारों सालों से मानव ज्ञान को आगे बढ़ाया है? ये सवाल इस चर्चा के केंद्र में है।